इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभव की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। आप उन्हें भूत कहो, प्रेत कहो या आत्माएं कहो, आप उन्हें चाहे जो कहो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह जिसने अनुभव किया है वो भी आपको ठीक से बता नहीं सकता कि वो आखिर क्या होता है। वो बस एक मामूली सा साधारण सा अनुभव नहीं होता है। मौत आपके सामने खड़ी होती है और शायद आपका नसीब अच्छा होता है कि वो बस आपको छू कर निकल जाती है, या फिर आप जिन्हें भूत प्रेत समझते हैं वो आपको उस एक पल में उस दर्द का, उस तकलीफ का एहसास दिलाना चाहते हैं जो उन्होंने उनके आखिरी पलों में या फिर शायद जिंदगी भर सहा है। वो दर्द जिसे हम जीते जी महसूस करने से डरते हैं। भूत क्या होता है? असल में बीता हुआ वक्त ही तो होता है, गुजरा हुआ कल। लेकिन किसी इंसान का यही बीता हुआ कल इतना खौफनाक हो सकता है कि वो तुम्हें डरा दे। कभी कभी वही किसी का बीता हुआ कल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेरा नाम सुनील है और मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। साल 2007, उस वक्त मैं डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में था। मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए थे और छुट्टियां शुरू हो गई थी। तब मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। मुझे हॉरर फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद थी। असल में मैं फिल्में बनाना चाहता था, सीखना चाहता था। तो तब मैंने पहले ही तय कर लिया था कि छुट्टियां शुरू होते ही मैं मेरे मामा के पास चला जाऊंगा। मेरे मामा तब मुंबई में रहा करते थे, मुंबई जिसे लोग माया नगरी भी कहते हैं। मेरे मामा उस वक्त फिल्म सिटी में टेक्नीशियन का काम किया करते थे। उनका बेटा रोहन भी उनके साथ रहकर फिल्म से जुड़ी चीजें सीख रहा था। वो भी लगभग मेरी ही उम्र का था। रोहन जब भी लॉ ऑफ थर्ड, कैमरा एंगल्स, लाइटिंग, शॉट कंपोजिशन, ऐसी सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करता तो मुझे उन सब चीज़ों को जानने में बड़ी उत्सुकता होती थी। एक्चुअली मेरी मामी की कुछ साल पहले ही बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, तो घर वाले नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो। लेकिन मैंने घर वालों को किसी तरह वहां जाने के लिए राजी कर लिया और मैं बस निकल पड़ा। मैं पहली बार दिल्ली से इतनी दूर जा रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो जो आज तक मैंने टीवी में, फिल्मों में देखा था उसे मैं मेरे सामने होते हुए देखने वाला था। वो दिन क्या था मुझे ठीक से याद नहीं, पर दूसरे दिन शाम को 4 बजे मैं मुंबई पहुंचा। मामा का लड़का रोहन मुझे स्टेशन पर लेने आया था। घर पहुंचने के बाद रोहन ने मुझे फिल्म और शूट से जुड़ी काफी सारी बातें बताई। मुझे उसकी फिल्म और टेलीविजन कलाकारों के साथ खिंचाई हुई कई सारी तस्वीरें दिखाई। वो तस्वीरें मुझ में और भी उत्सुकता पैदा कर रही थी। ये मेरा वहां पहला दिन था, पर जिस दिन मैं उस घटना का शिकार हुआ था वो दिन आना अभी भी बाकी था। तो पहले मेरे सारे दिन काफी अच्छे से गुजरे। कुछ 1 हफ्ता बीत गया। उस बीच मैं 3-4 बार फिल्म सिटी जाकर आया। कुछ लोगों से मिला, बहुत सी चीजें देखी और सीखी भी। कैमरा एंगल्स कैसे लगाया जाता है, कैमरा शॉट्स क्या होते हैं, ओवर द शोल्डर, अबोव द शोल्डर, टॉप एंगल, लो एंगल, ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं सीख रहा था और मैं समझ रहा था। पर शायद उन 2-4 दिनों में ही मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं कोई फिल्म का डायरेक्टर बन चुका हूं। और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन मैंने डर को बहुत करीब से जाना था। वो शनिवार की रात थी। मामा उस दिन देर रात किसी प्रोजेक्ट के काम की वजह से बाहर ही रुकने वाले थे। मैं और रोहन, हमने हमेशा की तरह रात का खाना खत्म किया और यही करीबन 10 या 10:30 बजे उनकी बिल्डिंग के आसपास टहलने के लिए निकल पड़े। टहलते टहलते मैंने एक टपरी से कुछ 3 या 4 सिगरेट्स ले ली और रोहन से कहा, यार किसी ऐसी जगह ले चल जहां एकदम शांत हो, जहां जाने पर एकदम मस्त लगे। तो उसने कहा, चल आज तुझे मैं मेरी एक खास जगह दिखाता हूं। और इतना कहते ही हम वहां जाने के लिए निकल पड़े। कुछ 10 मिनट चलने के बाद हम एक ऊंची दीवार के सामने खड़े थे। 7 से 8 फीट ऊंची दीवार। मैं उस दीवार को देख ही रहा था कि रोहन ने कहा, इस दीवार को फांद कर अंदर जाना होगा। और उसके इतना कहते ही मैं दीवार चढ़कर दीवार के ऊपर बैठ भी गया
मेरा जोश देखकर रोहन भी एक जंप में ही ऊपर दीवार पर चढ़ गया। तब मैंने दीवार की उस पार की जगह को ठीक से देखा। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बीच बीच में कहीं कहीं लाइट और थोड़ी बहुत रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन वो तकरीबन 4 या 5 एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा इलाका था, एकदम शांत और सुनसान। अंदर थोड़े से पेड़ भी थे, पर नाम के लिए थे। रोहन वहां से नीचे उतर गया, पर मैं अब भी उस जगह को देख रहा था। तभी रोहन ने कहा, अरे डर मत, यह बीपीटी का कंपाउंड है। तो मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे उतर गया। रोहन ने आगे कहा, अरे ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जगह है। कुछ साल पहले हम सब यहाँ क्रिकेट खेलने आया करते थे, पर रात में यहाँ सब सुनसान हो जाता है। असल में यहाँ के गार्ड्स किसी को यहाँ रुकने नहीं देते। गार्ड्स ज्यादातर यहाँ आते ही नहीं, पर एक आध बार राउंड लगाते हुए दिखाई देते हैं। और अगर कोई गलती से उनके हाथ लग गया तो मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं। उसकी वो बात सुनकर मैं एक पल के लिए अपनी जगह पर ही रुक गया और मैंने उससे कहा, मतलब तू मुझे यहां मार खिलाने के लिए लाया है? तो रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये मेरी हमेशा की जगह है। कहां से और कैसे निकलना है मुझे अच्छे से पता है। उस वक्त भी मैं उस जगह को ठीक से देख रहा था और देखते देखते ही मेरे मुंह से निकल गया, कुछ भी बोल यार, पर हॉरर फिल्म के लिए ये एकदम परफेक्ट लोकेशन है। रोहन ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ है तो सही। कुछ 40-50 कदम चलने के बाद हम दोनों वहीं कुछ पेड़ों के बीच जाकर बैठ गए। वहां बैठकर हमें एकदम शांत और ठंडा लग रहा था। खुला मैदान होने की वजह से ठंडी हवाएं बह रही थी। तभी मैंने अपनी जेब से सिगरेट्स निकाली, एक रोहन के हाथ में दी और एक मैंने सुलगाई। सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए ही मैंने कहा, सच में यार बहुत सुनसान जगह है। अगर कोई अनजान आदमी पहली बार यहां आया तो सच में डर के भाग जाएगा। तो रोहन ने कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, यही पास में ही एक बिल्डिंग है जो कई सालों से बंद है। पता नहीं कितनी पुरानी है, पर यहाँ के लोग कहते हैं कि मुंबई में हुए दंगों में दंगाइयों ने उस पूरी बिल्डिंग को जला दिया था। उसे देखेगा तो तू पागल हो जाएगा। एकदम हॉरर, एकदम खतरनाक। मैंने उसका हाथ खींचते हुए कहा, अच्छा तो चल ना देखते हैं। रोहन ने कहा, अबे रुक, सिगरेट तो खत्म होने दे, तब तक तू आगे सुन। कहते हैं कि जो लोग यहां आग लगाने आए थे ना, उन्होंने सिर्फ वहां आग ही नहीं लगाई थी, बल्कि लोग अपने घरों में ही अटके रहे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा घरों को बाहर से बंद भी कर दिया था। जब कुछ लोग घरों को बाहर से बंद कर रहे थे, तभी कुछ लोग बिल्डिंग को जला रहे थे। आग लगते ही कुछ लोग दरवाजा तोड़कर बाहर निकले और जो कमजोर थे, मासूम थे, वही अंदर फंस गए। कुछ दम घुटने की वजह से मरे तो कुछ जलकर राख हो गए। ठीक से पता नहीं कितनी जानी गई थी, पर सुना है कि लोग जब वहां से गुजरते हैं तो उन्हें आज भी कभी कभी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कभी किसी की चीखें तो कभी किसी की पुकार सुनाई पड़ती है। और ऐसा कहते कहते ही सिगरेट खत्म होते ही रोहन तेजी से उठकर कहीं भागने लगा। मैं समझ गया कि उसे लगा होगा कि उसकी बातें सुनकर मैं डर जाऊंगा। मैंने भी सिगरेट को वहीं फेंक दिया और उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। कुछ ही मिनट में हम दोनों एक बार फिर एक बड़ी सी दीवार के सामने खड़े थे। मैंने हांफते हुए ही पूछा, क्या हुआ, यहां क्यों रुक गए? रोहन अपने अंदर सांस भरते हुए बोला, ये जो बड़ी सी दीवार है ना, पहले इसे पार करके उस तरफ जाना होगा। उसकी वो बात सुनकर मैं पहले जैसे ही फुर्ती से ऊपर चढ़ने ही वाला था कि रोहन ने झट से मुझे पीछे खींच लिया। अबे रुक, थोड़ा शांति से काम ले। रोहन कुछ 2-3 मिनट एकदम शांत खड़ा रहा। उसने अपने आप को एकदम शांत किया और फिर कहा, हमें संभल कर चढ़ना होगा, ऊपर कांच हो सकते हैं। तो मैंने उससे कहा, तुझे कैसे पता बे? रोहन ने मुझे पीछे करते हुए कहा, मेरा बचपन गुजरा है यहाँ, यहीं आसपास हम क्रिकेट खेला करते थे, तो बस पता है। और ऊपर आज भी कुछ पुराने तार भी होंगे, उनसे भी संभल कर रहना पड़ेगा। तो रोहन ने मुझे अपने कंधे के ऊपर खड़े होकर उस दीवार को चेक करने को कहा। मैंने हल्के हाथों से चेक किया, कहीं कुछ कांच जैसा नहीं लगा और मैं वैसे ही जोर लगाकर ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने की कोशिश में
एक छोटा सा कांच का टुकड़ा मेरे हाथ में घुस गया और मैं जोर से चिल्लाया, शिट। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? मैंने हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे शायद कांच का टुकड़ा घुस ही गया। मैंने रोहन को दूसरा हाथ दिया और उसे भी ऊपर खींच लिया और अब हम दोनों दीवार के उस तरफ देख रहे थे। तब रोहन ने कहा, अच्छा सुन, ये जो सामने दिखाई दे रही है ना, यही वो बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग का पीछे वाला हिस्सा है। हमें घूमकर आगे की ओर जाना होगा। अच्छा ठीक है। इतना कहकर सबसे पहले मैं दीवार से नीचे कूद गया। उस रात पूरा चांद तो नहीं था, पर हां, चांद की थोड़ी बहुत रोशनी थी, जिसकी वजह से हमें बाहर का कुछ कुछ नजर आ रहा था। जैसे ही मैं नीचे उतरा तभी रोहन ने मुझसे कहा, अबे अबे वो देख, वहां कोई है, वहां खिड़की में। मैंने रोहन की पैंट पकड़कर लगभग उसे नीचे खींचते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं रोहन, जब से मैं यहां इस जगह पर आया हूं ना, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, पर मैं इतनी आसानी से डरने वाला नहीं हूं। तो रोहन फिर वही कहने लगा, अबे सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मैंने उसकी कॉलर को पकड़कर खींचते हुए कहा, अब चल, ज्यादा नाटक मत कर। और हम दोनों उस बिल्डिंग के सामने की ओर चले गए। सामने जाकर देखा तो बिल्डिंग के एंट्रेंस को दीवार बनाकर बंद कर दिया गया था। तब रोहन ने कहा, चल देख लिया ना, चल अब वापस चलते हैं। तो मैंने उससे कहा, अरे इतना ही, अभी तो सिर्फ बाहर से देखा है, लोकेशन अंदर से भी तो देखना पड़ेगा ना। रोहन ने तब पहली बार मुझे जोर से पीछे खींचा। नहीं रे, पागल है क्या, मैं तेरे साथ अंदर नहीं आने वाला। तब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि रोहन सच में थोड़ा डरा हुआ है, पर वो मेरे सामने अपना डर जाहिर नहीं करना चाहता था। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बहुत डरपोक है यार तू, मैं हूं ना तेरे साथ, चल दूसरी किसी जगह से अंदर जाते हैं। इतना कहते ही मुझे ज्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सामने ही एक कमरे की खिड़की टूटी हुई दिखाई दे रही थी। बारिश की वजह से खिड़की दरवाजों की सारी लकड़ियां कब की सड़ चुकी थी, टूट चुकी थी। मैंने वहीं एक कमरे के खिड़की के पास एक बड़ा सा पत्थर लाकर रख दिया और उस पर पैर रखकर मैं सीधा उस कमरे के अंदर चला गया। रोहन अब भी बाहर खड़ा था। तो मैंने कहा, अरे अब भी डर लग रहा है, देख मैं अंदर हूं, आ ना आ। वो एकदम चुपचाप बाहर खड़ा था। वो सच में डरा हुआ था। मैंने उसे हाथ देकर जबरदस्ती है अंदर आने को कहा। वो अंदर आ तो गया, पर उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके पसीने छूटने लगे थे। उसकी आवाज से लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर कांप रहा हो। सबसे पहले तो मैंने लाइटर जलाकर उस कमरे का निरीक्षण किया, जिसे फिल्म की भाषा में रेकी करना कहते हैं। उस जगह को निहारते हुए मैंने कहा, सच में यार रोहन, बहुत ही बढ़िया जगह है फिल्म शूट करने के लिए। जला हुआ मकान, काला अजला फर्नीचर, काली दीवारें, सब टूटा फूटा और बिखरा हुआ। इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती किसी हॉरर फिल्म को शूट करने के लिए। तभी हम दोनों को बाहर से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही रोहन के हाथ पांव कांपने लगे। चल यार, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि यहां कुछ लोगों के रोने की आवाजें आती है, बूढ़ों बच्चों की चीख पुकार सुनाई देती है। तो मैंने उसे शांत करते हुए कहा, अरे हाँ हाँ शांत हो जा, ये तो बस किसी लकड़ी के गिरने की आवाज लगती है। हम आसपास के मकान देखते हुए उस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर चले गए। रोहन अब भी डरा हुआ था और बार बार मुझे वापस चलने को कह रहा था। यार देख, जो तुझे देखना था ना वो देख लिया, अब चल ना वापस। और मैं हर बार उसे यही कहता, अरे हाँ हाँ बस 2 मिनट, ये आखिरी कमरा। आखिरकार उसने मुझे मामा की धमकी दी तो मैं वापस नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। हम पीछे मुड़े ही थे कि रोहन ने झट से मेरे हाथ को पकड़कर जोर से खींचा। सुनील रुक रुक, वहां कोई है। उसकी सांस डर के मारे बहुत तेज हो चली थी। मैंने उसे आराम से पूछा, कहाँ? वहां उस आखिरी कमरे के कोने में। अच्छा चल कर देखते हैं। रोहन तब बुरी तरह से कांप रहा था। नहीं 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 यार। और ऐसा कहते हुए वो मुझे पीछे खींचने लगा। देख वो जो कुछ भी है मुझे नहीं देखना है, तू बस नीचे चल।
लेकिन मैं फिर भी लाइटर को आगे पकड़ते हुए उस आखिरी कमरे की ओर जाने लगा। पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। शायद मैं बस उसे दिखाना चाहता था कि मैं तुझसे अच्छा डायरेक्टर बन सकता हूं। रोहन तब बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे शर्ट को पकड़कर मेरे पीछे पीछे खिसकता हुआ आ रहा था। प्लीज प्लीज यार, प्लीज वापस चल। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो आगे का नजारा देख एक पल के लिए मुझे झटका सा लगा। वहां उस कमरे के कोने में एक लड़की बैठी हुई थी, कुछ 10 या 11 साल की लड़की। उस लड़की को देख मुझे थोड़ा सा डर जरूर लगा, पर वो लड़की तब रो रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके पास जाने लगा। रोहन गुस्से और डर भरी आवाज के साथ मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। ओ अबे अबे क्या कर रहा है यार, आगे मत जा, चल यहां से। तो मैंने भी उसे कहा, अबे छोटी लड़की ही तो है, यहां फंस गई होगी, उसे बचाने के बजाय तू भाग जाएगा। तो रोहन ने फिर मुझे खींचते हुए कहा, देख, इस जगह के बारे में मैंने जो भी सुना है ना, उस हिसाब से इस वक्त इस लड़की को यहां नहीं होना चाहिए। और अगर ये इस वक्त यहां है तो ये जरूर कोई लड़की नहीं है, कोई भूत है। तो मैंने भी रोहन को कहा उस हिसाब से हम भी भूत ही हुए ना। और इतना कहकर मैं पीछे पलटा ही था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी, दादा दादा मला वाचव, आई आई मला वाचव, दादा। उस लड़की के कहने का मतलब था, भैया मुझे बचाओ, मां मुझे बचाओ। तो मैंने चिढ़कर ही रोहन से कहा, देखो वो लड़की सहमी हुई है, डरी हुई है, किसी को पुकार रही है। वो लड़की अपने बदन को सिकुड़कर बैठी हुई थी। मैं धीरे से उसके पास चला गया, लेकिन 2 कदम दूर खड़े होकर ही मैंने उसे आवाज दी, क्या हुआ बेटा, चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें यहां से लेकर जाएंगे। मेरे सामने बैठी वो लड़की पलक झपकते ही उठ गई और उसने एक झटके में ही मेरी हाथ की कलाई को पकड़ लिया। उसने मेरे हाथ को पकड़ते ही मेरा हाथ एकदम से गर्म होने लगा। ऐसे लगने लगा जैसे मेरे अंदर से हजारों बिजलियां दौड़ रही हो। मेरे कान गर्म होने लगे थे, आंखें खून से भर गई थी, सांस तेज हो गई थी। हाथों और पैरों में जरा भी ताकत नहीं थी कि मैं वहां से उठ सकूं। मैं बस किसी पुतले की तरह एक ही जगह पर खड़ा था। रोहन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे आसपास का सब मंजर मेरे चारों तरफ घूमने लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे और दिमाग में बस कई सारी आवाज